अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। पहली वीडियो में हमने क्या किया था कि पहली वीडियो में हमने इनकम टैक्स से रिलेटेड जो फाइलर गवर्नमेंट ने कहा है सबको फाइलर होना है, तो अब ये इसकी फाइलर क्यों होना है, फाइलर क्या है, इनकम टैक्स क्या है, इसकी जो इंपॉर्टेंस थी वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिटेल में बताइए। 17 से 18 मिनट की वो वीडियो है। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि वो पहले वो वीडियो देखिएगा। जब आप वो वीडियो देखेंगे उसके बाद आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जो हमने पहले वीडियो में आधा प्रोसेस बताया था, यानी कि उसमें पार्ट 1 था, तो ये पार्ट 2 में आपको आगे लेके चलेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है। और जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो मैंने पहले भी इनका तारुफ कराया था, जिनका 7 साल का एक्सपीरियंस है इनकम टैक्स में और कराची यूनिवर्सिटी के डबल गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया था, इंपॉर्टेंट चीज़ों को। तो अब मैं इनसे आज फिर इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो लोग हैं और मेरे लिए जो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, आगे लेके चलेंगे इस प्रोसेस को और एक्चुअल में किस तरीके से यानी प्रैक्टिकली कैसे होगा वो जानेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो। आपकी जो पहली वीडियो थी उसमें काफ़ी सारे लोगों के सवालात के जवाब उसमें मिले और काफ़ी लोगों ने पर्सनली भी उसको अप्रिशिएट किया। एक आपकी अच्छी कोशिश थी जिसमें उम्मीद हम यही करते हैं कि लोग जो हैं वो हम असल में हमारे जो मुल्क है इसके लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक हैं, मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो है वो मिसगाइड हो जाते हैं या कहीं ना कहीं डिसहार्ट हो जाते हैं। तो हमने कोशिश की थी कि हम लोगों को बता सकें कि उनके लिए, इस मुल्क के लिए ये क्यों ज़रूरी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें काफ़ी कामयाब हुए हैं। आज का जो आपका टॉपिक है जिसमें हमने बात की थी लास्ट अपनी वीडियो के अंदर कि एफबीआर की वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर गवर्नमेंट ने एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बनाया है। उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की इम्पोर्टेंस पिछली वीडियो में भी हम जिक्र कर चुके हैं कि जो पहले मैनुअल रिटर्न्स जाया करते थे 2013 से पहले, उसका कंट्रोल नहीं गवर्नमेंट कर पाती थी, चेक एंड बैलेंस नहीं हो पाता था। अब एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म साल ब साल जो है वो इम्प्रूव होता रहा है। इसमें लोगों की आसानी के मुताबिक गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड की, काफ़ी चीज़ें इसमें से हटाई। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 सालों में जो है वो 900 प्लस केसेस करने का मुझे शर्फ हासिल हुआ। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैंने ये तो बता दिया कि आपने जाना कहाँ है, लेकिन वहाँ जाके करना क्या है ये भी मैं कोशिश करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट बल्कि ये करना चाह रहा था कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये देखना चाह रहे हैं कि जहाँ पे ये सारे मामला होंगे, जहाँ पे हमने ये करना है प्रैक्टिकली, वो क्या चीज़ है, कैसे करना है, इसका थोड़ा सा अगर आप, हमारी रिक्वेस्ट ये, अगर आप थोड़ी सी इसके बारे में अगर बता सकें तो। थोड़ा सा नहीं, इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपको पूरी डिटेल दें। आपको मैं आईरिस के फॉर्म के ऊपर लेके जाऊंगा। उस फॉर्म में किस बंदे के लिए कौन सा फॉर्म ज़रूरी है, उस फॉर्म में क्या क्या आपने चीज़ों को भरना है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें डालना बहुत ज़रूरी है और किस तरीके से डालना ज़रूरी है, ये भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपको बताई जाए। आपसे लेकिन मेरी एक जो है वो समझ लें कि एक आपके पॉइंट के ऊपर मैं एग्री नहीं करता। मैंने आपकी वीडियो देखी जिसमें आप प्राइम मिनिस्टर साहब से एक रिक्वेस्ट करते हैं और वो रिक्वेस्ट आप ये करते हैं कि इस पे खर्चा हो जाता है और लोग जो हैं वो करना चाह रहे हैं लेकिन खर्चे से घबराते हैं। बिल्कुल, मैं मुझसे तो जो भी लोग मिले उन्होंने ये कहा कि यार हम तो परेशान घूम रहे हैं कि हमारी तो इतनी सैलरी नहीं है, हम इतने जो पैसे हैं वो कंसल्टेंट को दे दें और फिर वो उसको भरें, तो हम किस तरह उसको मैनेज किस तरीके से करेंगे। देखिए एक एक्सपेंस बढ़ गया है तो आप एक नॉर्मल इंसान का देखिए इस चीज़ को, बात ने बिल्कुल सही कहा कि एक खर्चा बढ़ गया है और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं ये 8 से 12,000 रुपये चार्ज करती हैं किस चीज़ के, टैक्स रिटर्न आपका फाइल करने के लिए, और अच्छा आपका एनटीएन बनाने के 3,000 उनके अलग चार्जेस होते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं एनटीएन बनाना भी आपको सिखाऊंगा, अच्छा इसमें मैं आपको टैक्स रिटर्न भरना भी सिखाऊंगा
इसके अलावा एक वेल्थ स्टेटमेंट होती है, वो किस तरीके से भरी जाती है वो भी इंशाल्लाह ताला आपको सिखाऊंगा। लेकिन आप इसमें थोड़ा सा ना एक चीज़ को समझने की कोशिश करें, हर काम के लिए एक एक्सपर्ट होता है। बिल्कुल। आप जब जाते हैं कोर्ट में, अल्लाह ना करे कोई आपका केस लग जाता है, आप कोर्ट में जाते हैं तो आप वहां जाके ये नहीं कहते कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे मेरा केस फुल लड़ने दें, मैं वकील की फीस नहीं देना चाहता। वहां आप जाएंगे, आपको वकील की फीस देनी होगी। इसी तरह कोई बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की एक फीस होती है, वहां भी आप ये बैठ के दुआ नहीं करते कि प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे आप जो है वो डॉक्टरी सिखा दें, मैं अपना इलाज खुद कर लूँ। तो जो चीज़ें प्रोफेशनली डील की जाती हैं, डेफिनेटली जो बंदा ये कर रहा है उसकी मेहनत है, उसकी कई सालों की उसकी पढ़ाई होती है उसके पीछे, फिर वो काफ़ी टाइम अपना लगाता है अंडरस्टैंड करने में। अगर आपसे कोई 3,000 4,000 चार्ज करता है तो आप उसमें ये सोचें कि 3,000 या 4,000 रुपए वो चार्ज कर रहा है आपसे पूरे साल के लिए। 3,000 रुपए को अगर हम पूरे साल पे देंगे तो शायद मेरे ख्याल से 250 रुपये महीना बनता है। तो 250 रुपये महीना देने के आपको जो फायदे मिलते हैं उसके अगेंस्ट, मैं नॉन फाइनेंशियल की तो बात कर चुका पिछले अपनी वीडियो के अंदर, इकोनॉमी ग्रो करेगी या परचेजिंग पावर बढ़ेगी, ये सारे मसाइल हैं। लेकिन जो आपको फाइनेंशियल फायदे होने हैं, आप अगर आपका एनटीएन नहीं बना हुआ तो आप एनटीएन क्या है? ये एनटीएन तो मुझे नहीं पता इसके बारे में, अगर आप बताएंगे एनटीएन क्या है? देखें, एनटीएन होता है नेशनल टैक्स नंबर। अच्छा। जब आप एफबीआर के साथ, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ रजिस्टर होते हैं तो आपको एक यूनिक नंबर दे दिया जाता है, जैसा हमारा एनआईसी नादरा इशू करता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर। इसी तरीके से एफबीआर एक एनटीएन इशू करता है, नेशनल टैक्स नंबर, और आपकी सारी टैक्सेशन उस एनटीएन की बेसिस के ऊपर उसका रिकॉर्ड और उसकी सारी चीजें चलती हैं। तो मैं जो आपसे बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि अगर आप एनटीएन नहीं बनाते हैं तो उसकी कम से कम जो पेनल्टी है वो 10,000 रुपए की है। 10,000 रुपए की पेनल्टी? जी, अगर आपका एनटीएन नहीं बनता तो जो नया आपका 2019 का फाइनेंस एक्ट आया है इसके मुताबिक आप पे 10,000 रुपए जुर्माना लगेगा अगर आपने अपना एनटीएन नहीं बनाया। असल में मसला क्या हुआ है? मसला ये हुआ है कि जिस किसी को भी कंप्यूटर चलाना आता है उसने अपनी दुकान खोल ली है, लोगों के साथ जुल्म करना हो रहा है, ज्यादती हो रही है, डाटा डालते हैं, नहीं डालते हैं, सही डालते हैं, गलत डालते हैं, 1,000 500 1,500 रुपए ले लेते हैं। लेकिन जिसका वो रिटर्न डालते हैं उसको और मुश्किल में फंसा देते हैं। कैसे मुश्किल में? इस तरीके से फंसा देते हैं कि अगर आप का डाटा किसी गलत जगह पे पोस्ट हुआ है या आपका कोई डाटा ऐसा है जो आपके रिटर्न में शो होना चाहिए था और वो आपने नहीं किया, अब सवाल ये पैदा होता है कि एफबीआर को कैसे पता लगेगा कि ये होना चाहिए था और ये नहीं हुआ। तो आप सबसे पहले इस बात को समझ लें कि एफबीआर के पास पाकिस्तान के तमाम इदारों का लिंक है और नादरा के थ्रू आपके एनआईसी से वो आपकी सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। ठीक है। आपके बैंक अकाउंट्स कहाँ कहाँ हैं, कितने हैं, आपकी प्रॉपर्टीज कितनी हैं, आपकी गाड़ियाँ कितनी हैं, आपने कब बैंकिंग ट्रांजैक्शन की है, कब नहीं की है, अगर आपने अपनी एनआईसी पे कोई परचेजिंग की है उसकी तमाम डिटेल्स उनके पास आ सकती हैं। तो एफबीआर नोज एवरीथिंग। ऐसा नहीं है यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स किसी ऐसे बंदे से अपना फाइलर बन रहा है, वो अगर वो उसकी डिटेल गलत डाल दे, जैसे कि मैं हूं, अगर मैं किसी को कहता हूं कि यार मेरा एफबीआर में डेटा डाल दो लेकिन मैं बेईमानी नहीं कर रहा, हाँ अगर उसने कम इन्फॉर्मेशन डाली या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाल दी तो वो मुझे नुकसान हो सकता है, ये आपका कहने का मतलब है। हालांकि मैं चाह नहीं रहा बेईमानी करना, मैं कुछ छुपा नहीं रहा, लेकिन उस शख्स ने जिसके पास मैं गया हूँ उसने मुझसे कुछ चीज़ें पूछी ही नहीं, तो मैं कैसे वो बताऊँ? क्योंकि आपको इसमें नुकसान नहीं हो सकता, बल्कि आपको डबल इसमें नुकसान होगा। एक नुकसान तो ये होगा कि जो आपका रिटर्न भर जाएगा और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है वो एफबीआर को रिसीव हो चुका होगा। ठीक है। अब आप जो हैं वो ये समझ लें कि एक्सपोज हो गए एफबीआर के सामने। जब एफबीआर आपका रिटर्न खोलता है और वो देखता है कि इसमें गलत जगह पे इंफॉर्मेशन डली हुई है या
इसमें वो इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए थी वो नहीं डली हुई है। अच्छा। दोनों सूरतों में आपको नोटिस इशू हो सकता है, रॉन्ग फाइलिंग का, डेलिब्रेट मिस रिप्रेजेंटेशन का। अच्छा। अब उससे क्या होगा कि आप, एक तो आपने 1500 500 1000 जो उसको देने थे एक जाली कंसल्टेंट को, वो भी आपके जाया हुए, ठीक है। जिसकी कम से कम पेनल्टी जो है वो 20,000 से लेकर 30 50 60 डिपेंड करता है कि वो आपकी कितनी बड़ी इसमें वायलेशन हुई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो जाली है या नहीं है? ये एक बहुत अच्छा आपका सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो जाली है या नहीं है। असल में होता ये है कि ये काम बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो इस काम को करते हैं, जिनकी इतनी नॉलेज होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे ही नहीं बन जाता। अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिले हो या आपकी उनसे आप थोड़ा सा भी जानते हो कि इसके लिए कितनी मुश्किल पढ़ाई की जाती है, इसके लिए कितना ही उनको आर्टिकलशिप में कितनी मेहनत की जाती है, कितनी जगह पे वो टेस्ट होते हैं, उसके बाद जाके उनकी इतनी नॉलेज बनती है कि वो आपके टैक्स रिटर्न्स को समझ सकें। आप जिसको केस दे रहे हैं वो आपने तो पहले मेक श्योर करना है कि क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। दूसरा, बहुत सारे आपको रेफरेंसेस के थ्रू भी जो है वो मालूम हो जाता है कि क्या ये जो बंदा है वो क्वालिफाइड है या नहीं है। तीसरा, आपके पास कंसल्टेशन फर्म्स होती हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स होती हैं जो कि लाइसेंस होती हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा इशू ये आता है कि जो लाइसेंस फर्म है जो कमर्शियली इस काम को कर रही हैं उनकी तरह से चार्जेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ आप जो है वो तसल्ली के साथ आप ये डिपेंड कर सकते हैं उनके ऊपर कि वो जो आपका डाटा डाल रहे हैं वो डाटा लेजिटिमेट है, वो डाटा अकॉर्डिंग टू लॉ है, और वो डाटा जो है आपको आगे कोई मुश्किल नहीं इसमें आपको आएगी। एक आपको और मजे की बात बताऊं, मैंने अब तक जो अपने कैरियर में 800 से 900 केसेस, ई टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, 800 से 900 केसेस किए हैं। इनमें लोगों की एक शिकायत होती है, वो शिकायत ये होती है कि आप हमसे बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। आप हमसे, जो मैंने कभी किसी ने कभी पहले कहीं कराया होता है वही किसी जाली कंसल्टेंट के हाथ लग जाते हैं, वो वहाँ पे जो उनसे डाटा पूछा नहीं जाता, उनसे जो है वो अधूरी उनकी इंफॉर्मेशन उनके रिटर्न में डाल दी जाती है, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद इट। वो कहते हैं यार उसने तो हमसे पूछा नहीं, उसने तो हमसे डॉक्यूमेंट मांगा नहीं, उसने तो हमसे ये डिटेल पूछी नहीं, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? तो बेसिकली आप यहाँ पे इस बात का ख्याल रखें कि आप जब एक खर्चा कर रहे हैं, आपने कंसल्टेंट हायर किया है, तो आप मेक श्योर करें कि वो आपका रिटर्न कंप्लीट जमा करे। अगर वो आपसे डेटा पूछ रहा है, इसका मतलब है कि वो अपने काम के साथ लॉयल है, वो आपका रिटर्न जो डाल रहा है वो इस नियत से डाल रहा है कि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। ठीक है। आपकी जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसके अंदर होगी और वो सही सेक्शंस को उसने हिट किया हुआ होगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको आगे कोई मसला नहीं आएगा। ये इम्पोर्टेंट आपने बात की, मैं आपकी टेंशन यहाँ लेके आना चाह रहा हूँ कि आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप किसी शख्स को आपने कहा कि आपका डेटा डाल दे, उसमें होता यह है कि वो कहते हैं कि भाई आप अपनी जो सैलरी स्लिप है यानी कि जो आपके स्टेटमेंट है वो दे दें और एक एनआईसी दे दें, बस। इससे ज़्यादा जो जाली कंसल्टेंट होते हैं वो नहीं पूछते। अगर आपको ये पहचानना है कि ओरिजिनल कौन से हैं और लॉयल कौन से हैं, तो वो आपसे सारी चीज़ें पूछेंगे, जैसे इन्होंने बताया कि इतनी डिटेल्स पूछेंगे कि आप खुद तंग आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो आपसे ये भी पूछेगा कि भाई आपके पास के कोई बॉन्ड्स हैं, आपके कोई रेंट आ रहा है, आपकी कोई प्रॉपर्टी, यानी कि इतने सारे सवाल करेगा सिर्फ ये मेक श्योर करने के लिए कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो रह गई हो। क्योंकि अगर इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन आपने डाली, तो जैसे उन्होंने बताया कि इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन में आपको पेनल्टी हो सकती है। तो ये आप एक पॉइंट है जिससे आप जान सकते हैं। जी सॉरी, मैं आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ। पेनल्टी हो नहीं सकती, आपको अच्छा। पेनल्टी होगी और वो पेनल्टी जो है वो फाइलिंग ना करने से ज्यादा वैल्यू की पेनल्टी आप पे होगी। अच्छा। क्योंकि वहां पे आप टोटली जो है वो अपने रिस्पेक्टिव कमिश्नर के रहमो करम पे आ जाते हैं।
वो उसको मिस्टेक समझे, वो उसको डेलिब्रेट मिस रिप्रेजेंटेशन समझे, वो ये समझे आपने जानबूझ के ये अपनी इनकम या जानबूझ के अपना कोई एसेट या जानबूझ के अपना कोई खर्चा आपने छुपाया है, तो ये आप जो है वो बिल्कुल रिस्क के ऊपर आ जाते हैं कि वो अब आप किसी भी पेनल्टी के लिए तैयार हैं। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी हद तक हम आपको जो है वो IRS के सॉफ्टवेयर पे लेके जाएंगे। उसमें रिलेटिव फॉर्म, रिलेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दिखाएंगे कैसे डलनी है, कहाँ डलनी है। लेकिन मशवरा वही होगा एक दफ़ा फिर कि प्रोफेशनल्स का काम प्रोफेशनल्स करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आपकी आसानी के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सॉफ्टवेयर पे लेके भी जाएंगे, वो सिखाएंगे, वो बताएंगे कि वो किस तरीके से किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर की सिर्फ जो वर्कशॉप होती है, एक दिन की वर्कशॉप होती है, उसके चार्जेस कोई 10 से 15 हज़ार रुपए हैं। 10 से 15 हज़ार एक दिन के? 10 से 15 हज़ार रुपए एक दिन के भी नहीं, वो कोई 6 आवर्स की 6 घंटे की वर्कशॉप होती है, जिसमें आपको जो फर्म है वो लेकर जाती है सॉफ्टवेयर के ऊपर, और जितनी वही चीजें बताती जो आज हम शायद देखने आज हम जो देखने वाले हैं वो चीजें हम हो सकता है हम उनसे ज्यादा कवर कर लें आज। अच्छा, इस अपनी छोटी सी वीडियो के अंदर, क्योंकि उसमें और बहुत सारी चीजें होती हैं। उन 6 घंटों में लंच ब्रेक भी होता है, 1 घंटे का नमाज ब्रेक भी होता है, फिर आप जो है वो उसमें थोड़ी बहुत टाइम बातों में भी इधर उधर की वेस्ट हो जाता है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपको वो 10 से 15 हज़ार रुपए की जो सर्टिफिकेशन है उसमें जो जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो या उससे ज़्यादा चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर पे ले जाके दिखाएंगे। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो आपने इंस्टॉलमेंट्स पे ली है, इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है, वो ये कहते हैं यार अभी तो मेरे नाम पे नहीं हुई। देखें होगा क्या, आप उसको ग्रेजुअली पे कर रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा कमा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पे कर रहे हैं। अगर 3-4 सालों के रिटर्न में आपके वो प्रॉपर्टी नहीं है और एकदम से एक 25 लाख की प्रॉपर्टी शो हो जाती है, तो वहां पे एक रेड अलर्ट आ जाता है कि यार ये अचानक से 25 लाख इस बंदे के पास कहां से है। इसका बेहतर तरीका ये है कि आप उसको शो करें, कैसे करेंगे उसे? जितनी उसकी वैल्यू है वो शो करें, और उसमें जितना बाकी रह गया उसको लायबिलिटी में शो करें। फॉर एग्जांपल ये है कि अगर आपकी 25 लाख की प्रॉपर्टी है और अब तक आप उसके 10 लाख जमा करा चुके हैं, इसका मतलब है कि 15 लाख उस पर बाकी है। ठीक है, तो आप 25 लाख उसको ऊपर शो करें। फॉर्म में जब मैं जाऊंगा मैं आपको बताऊंगा, 25 लाख उसको ऊपर शो करें उसकी वैल्यू के अंदर, और नीचे आप जहां लायबिलिटीज का पोर्शन है वहां 15 लाख रुपए लायबिलिटी डाल दें, तो ऑटोमेटिकली 25 से 15 माइनस होकर 10 लाख का एसेट आपका शो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 लाख आप ऐसे ही दे चुके हैं, तो आपको 10 लाख, वो 10 लाख बेसिकली आपका एसेट हो चुका है। अब अगले साल आप उस पर अगर 5 लाख और देते हैं तो अगले साल आपकी वैल्यू तो वही रहेगी 25 लाख, लेकिन आपका लायबिलिटी रह जाएगी 10 लाख की, तो ऑटोमेटिकली अब आपका एसेट 15 लाख का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर वो ग्रेजुअली ग्रो करता है 3-4-5 सालों में, जितने सालों की आपकी इंस्टॉलमेंट्स है, तो वो एक ट्रेल बन जाती है, एक सीक्वेंस बन जाता है, जो कि FBR को भी समझ आ रहा होता है कि ये इस तरीके से एक जमीन आपने ले ली। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको 4 साल तक शो नहीं करते और अचानक 5वें साल 25 लाख का एक एसेट दिखा देते हैं, तो FBR क्या, मैं भी हूँ तो मैं आपसे सवाल करूंगा यार ये 25 लाख अचानक एक साल में कहाँ से आ रहा है। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करें जिन पे आप हो सकता है उस सवाल का आप जवाब दे दें, जस्टिफाई करते हैं, लेकिन ऐसी चीज को अवॉइड करें जिसमें आपसे सवाल बन सकता है, क्योंकि आप फिर टोटली रहमो करम पे चले जाते हैं कमिश्नर के, वो इस बात को कैसे लेता है। ठीक है, वो अगर इसको यानी कि फिर केस चलेगा आपका एक तरह से, फिर आपका केस तो चलेगा ही चलेगा, उसके अलावा आप पे पेनल्टी भी लग सकती है कि ये आपका एसेट था और आपने दिखाया नहीं। हमारे कोलीग हैं ऑफिस में, उन्होंने यही बात कही थी मुझसे, तो मैं उनको नहीं बता पाया, क्लियर नहीं कर पाया। अब आप खुद देख रहे हैं कि ये वीडियो इतनी लंबी हो रही है और इसमें इतने सारे जो आप लोगों के सवालात हैं वो क्लियर हो रहे होंगे आहिस्ता आहिस्ता। चलिए फिर हम स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से करते हैं। ये मैंने क्रोम खोला, क्रोम खोलने के बाद यहाँ पे वेबसाइट लिखी जाती है, यहाँ पे आप सिर्फ FBR लिख के एंटर कर दें। ये FBR आ गया। FBR की आपने ये वेबसाइट खोलनी है, ये एक पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप ये देखेंगे एक IRS लिखा हुआ है, IRS को आप क्लिक करेंगे, एक ब्लू कलर का पेज आएगा IRS का। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप अगर रजिस्टर होंगे, रजिस्टर होंगे तो किस तरीके से होंगे। ये एक यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड। ये उन लोगों के लिए जिनका NTN अभी तक नहीं बना है,
जिन्होंने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया है, ना मैनुअल रिटर्न फाइल किया है कभी ज़िंदगी में, ना इनका इंडियन कभी बना है, तो वो लोग इसको क्लिक करेंगे, लिंक को, एक ये फॉर्म आ जाएगा। इसमें आप अपनी डिटेल डालेंगे, NIC डालेंगे, प्रीफिक्स में आप सेलेक्ट करेंगे मिस्टर, मिसेस, मैसर्स, डॉटर, अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखेंगे। सर्विस प्रोवाइडर, ये आपकी सिम जो है वो कौन सी है, कई लोग कन्वर्टेड सिम होती है, तो जो लेटेस्ट उसके ऊपर नेटवर्क चल रहा है वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपकी सिम का नंबर टेलीनॉर का है लेकिन आप वारिस यूज़ कर रहे हैं, आपने वारिस पे कन्वर्ट कराई हुई है, तो आप यहाँ से वारिस सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, ये सारे इसने यहाँ पे ये दिए हुए हैं आपको जो जो नेटवर्क पाकिस्तान में चल रहा है। मोबिलिंक है, टेलीनॉर है, यूफोन है, जैज़ वाला मोबिलिंक पे करेंगे, वारिस है, जॉम है। ये करने के बाद आपने यहाँ अपना सेल नंबर डालना है 0092 और उसके बाद आप यहाँ नंबर डालेंगे, यहाँ पे वो नंबर दोबारा डालेंगे कंफर्मेशन के लिए। इसके नीचे ईमेल है, ईमेल आप अपनी डालेंगे, यहाँ पे कंफर्म ईमेल डालेंगे और ये कैप्चा आपने दिया हुआ है, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के इसको आप कर देंगे सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास 2 पिन कोड आएंगे मुख्तलिफ, एक ईमेल पे आएगा और एक आपकी टेलीफोन नंबर पे आएगा। वो पिन कोड आपने डालने हैं। जैसे ही आप वो पिन कोड डाल देंगे एक और आपके पास ईमेल आएगी और SMS आएगा जिसमें आपका पासवर्ड FBR आपसे शेयर करेगा। वो पासवर्ड और उसके साथ एक पिन नंबर होगा, ये आपने सेव कर लेने। जब वो पासवर्ड आपको मिल जाएगा आप NIC नंबर अपना इस रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह डालेंगे और जो पासवर्ड आपके साथ शेयर हुआ है वो पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन कर देंगे। दूसरे वो लोग जिनका NTN ऑलरेडी बना हुआ है वो इस लिंक पे नहीं जाएंगे, वो जाएंगे इस लिंक पे E-Enrollment फॉर रजिस्टर्ड पर्सन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी एक फॉर्म खुलेगा उसी तरीके का जिस तरीके का पीछे खुला था। ये फॉर्म आ गया, इसमें आप NIC डालेंगे, अपना सर्विस प्रोवाइडर डालेंगे, नंबर डालेंगे, उसी तरीके से ईमेल डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, इसको सबमिट करा देंगे। ये सबमिट कराने के बाद भी 2 ही पिन कोड आएंगे, एक ईमेल पे और एक SMS पे, और दोनों डिफरेंट होंगे। वो जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको फिर एक ईमेल और SMS रिसीव होगा जिसमें FBR आपसे आपका पासवर्ड और पिन कोड शेयर कर देगा।